दोस्तों कल के क्लास में हम देखे थे उद्देशिका के बारे में। आज देखेंगे क्लास में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज। अनुच्छेद 1 के 3 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे: राज्य और राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो 20 सीटें आरक्षित है। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर को विभाजन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को विभाजित किया गया। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 में विभाजित किया गया। अब देखते हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों में के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3 में कहा गया है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्राधिकार, सीमा अथवा नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में कहा गया है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। राज्य के पुनर्गठन के से संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1953 में। राज्य के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1953 में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में बनाया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत को के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कवालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया था। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही के आधार पर और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में जोड़ा गया था। अब देखते हैं पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा। असम को राज्य का दर्जा 1969 में दिया गया था। नागालैंड को राज्य का दर्जा 1969 में दिया गया था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में दिया गया था। मणिपुर को राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया था। मेघालय को राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया था। त्रिपुरा को राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया था। सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975-76 में दिया गया था। मिजोरम को राज्य का दर्जा 1986-87 में दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1986-87 में दिया गया था। अब देखते हैं क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल्स। भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। देखते हैं पहला उत्तर क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली। इसमें सम्मिलित राज्य और संघ शासित क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली, जिसमें सम्मिलित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय है प्रयागराज। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय है प्रयागराज। इसमें राज्य और संघ शासित प्रदेश शामिल है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय है कोलकाता।
इसमें शामिल राज्य और केंद्रशासित प्रदेश है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है मुंबई। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है मुंबई, जिसमें शामिल राज्य और केंद्रशासित प्रदेश है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नागर हवेली एवं दमन और दीव। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय है चेन्नई। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय है चेन्नई, इसमें राज्य और संघशासित क्षेत्र शामिल है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी और तेलंगाना। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अब देखते हैं भारत के 28 राज्य व 8 केंद्रशासित प्रदेश। राज्य है राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। भाषा बोली जाती है हिंदी। जिला की संख्या है 55 और क्षेत्रफल है 3,42,239। कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राज्य है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भाषा बोली जाती है हिंदी। जिलों की संख्या है 52, जिसका क्षेत्रफल है 3,08,245 और कुल क्षेत्रफल का 9.37% हिस्सा है। महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। भाषा बोली जाती है मराठी। जिलों की संख्या है 36। उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। भाषा बोली जाती है हिंदी और उर्दू। जिलों की संख्या है 75। गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। भाषा बोली जाती है गुजराती और गुजरात के जिलों की संख्या है 33। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। भाषा बोली जाती है कन्नड़। जिलों की संख्या है कर्नाटक में 31। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। भाषा बोली जाती है तेलुगु। जिलों की संख्या है 26। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। भाषा बोली जाती है उड़िया। जिलों की संख्या है 30। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है जयपुर। भाषा बोली जाती है हिंदी। जिलों की संख्या है 32। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। भाषा बोली जाती है तमिल। जिलों की संख्या है 38। बिहार राज्य की राजधानी है पटना। भाषा बोली जाती है हिंदी। जिलों की संख्या है 38। तमिलनाडु और बिहार में जिलों की संख्या है 38। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। भाषा बोली जाती है बांग्ला। जिलों की संख्या है 23। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। भाषा बोली जाती है अंग्रेजी। जिलों की संख्या है 25। झारखंड की राजधानी है रांची। भाषा बोली जाती है हिंदी। जिलों की संख्या है 24। असम की राजधानी दिसपुर। भाषा बोली जाती है असम में असमिया। जिलों की संख्या है असम में 24। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला या धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की भाषा बोली जाती है हिंदी और हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या है 12। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून या ग्रेसैन। भाषा बोली जाती है हिंदी और संस्कृत। जिलों की संख्या है 13। पंजाब का राजधानी है चंडीगढ़। भाषा बोली जाती है पंजाबी। जिलों की संख्या है 23। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। भाषा बोली जाती है हिंदी। जिलों की संख्या है हरियाणा में 22। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। भाषा बोली जाती है मलयालम। जिलों की संख्या है 14। मेघालय राज्य की राजधानी है शिलोंग। मेघालय में राजभाषा बोली जाती है गारो और जिलों की संख्या है 12। मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। भाषा बोली जाती है मणिपुरी और जिलों की संख्या है मणिपुर में 16। मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल। भाषा बोली जाती है मिजो और जिलों की संख्या है 11। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। भाषा बोली जाती है अंग्रेजी और जिलों की संख्या है 11। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। भाषा बोली जाती है बांग्ला और जिलों की संख्या है त्रिपुरा में 8। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। भाषा बोली जाती है सिक्किम में नेपाली और जिलों की संख्या है 4। गोवा की राजधानी है पणजी। भाषा बोली जाती है कोंकणी और जिलों की संख्या है 2। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। भाषा बोली जाती है तेलुगु और उर्दू। तेलंगाना में जिलों की संख्या है 33। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश और उसके जिले। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। जिलों की संख्या है 3, जिसका क्षेत्रफल है 8,249। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है चंडीगढ़। जिलों की संख्या है 1 और क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर। दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी है दमन। जिलों की संख्या है दमन और दीव और दादर नागर हवेली में 3 और जिसका क्षेत्रफल है 603 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है नई दिल्ली। जिलों की संख्या है 11, क्षेत्रफल है 1483। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है कावारती। जिलों की संख्या है 3, क्षेत्रफल है 32। पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश राज्य की राजधानी है पांडुचेरी और जिलों की संख्या है 4, क्षेत्रफल है 4092। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। जिलों की संख्या है 22। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है लेह और जिलों की संख्या है 2। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात में 45,642 वर्ग किलोमीटर तथा सबसे छोटा जिला माहे पांडुचेरी के है 9 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप। भारत में नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार।
एक में है जन्म से, 2 में है वंशाधिकार द्वारा, 3 में है पंजीकरण द्वारा, 4 में है देशीकरण द्वारा, 5 में है भूमि के अर्जन द्वारा। भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता, ड्यूल सिटीजनशिप के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को। भारतीय नागरिक को नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो परित्याग के द्वारा, प्रवासन तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो 7 वर्षों तक अलग रहने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्षों पर मनाया जाता है। देखते हैं नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। अनुच्छेद 8 कहता है भारतीय मूल के उन लोगों को नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हों। अनुच्छेद 9 कहता है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से संबंधित है। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ का कार्डधारक भारत में नहीं खरीदा जा सकता है कृषि भूमि। अब देखते हैं एनआरआई, पीआईओ एवं ओसीआई कार्डधारक में तुलना। देखते हैं तुलना। परिभाषा। अप्रवासीय भारतीय एनआरआई भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक होता है। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ स्वयं व्यक्ति या उसके कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वे वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। विदेशी भारतीय नागरिक में देखते हैं परिभाषा क्या है। एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक ओआईसी कार्डधारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। नागरिकता का अर्हता। एनआरआई के लिए क्या नागरिकता की अर्हता होनी चाहिए? तो यह भारतीय नागरिक है। भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए क्या नागरिकता की अर्हता होनी चाहिए? तो भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और विदेशी भारतीय नागरिक के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए? तो भारतीय संविधान लागू होना तथा उसके बाद भारतीय नागरिक था, उस भूमि का निवास जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। प्राप्त होने वाले लाभ, सभी लाभ में समानता भारतीय नागरिक को प्राप्त है। एनआरआई में किसको प्राप्त है? तो सभी लाभ जो समानता भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय मूल के व्यक्ति को प्राप्त होने वाले लाभ कोई विशेष लाभ नहीं है। विदेशी भारतीय नागरिक को प्राप्त होने वाले लाभ देखते हैं। एक एफआरआरओ, वे एफआरओ वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितने भी अवधि तक ठहराव के लिए हो। अब वीज़ा देखते हैं। अप्रवासी भारतीय के लिए वीज़ा नहीं लगती है। भारतीय मूल के लिए व्यक्ति के लिए वीज़ा हाँ लगती है और जीवन भर बिना वीज़ा आ सकते हैं। विदेशी भारतीय नागरिक जीवन भर बिना आ सकते हैं। मताधिकार दे दिया गया है, नहीं दिया गया है और नहीं दिया गया है। कहता है एलएम सिंधवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रावधान किया गया है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित कराना है? तो मौलिक अधिकारों के।
भारतीय संविधान में समता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 16 तक प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2 प्रदान करता है। अब देखते हैं संवैधानिक उपबंध। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। देखते हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन प्राप्त है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 के तहत ये भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्वक एवं सशस्त्र हित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अवधाचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 यह भारतीयों के प्राप्त है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 30। ये पांचों अनुच्छेद है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब देखते हैं भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 या भारतीय और विदेशियों दोनों को मूल अधिकार प्राप्त है। अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 ये भारतीय और विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। जीवन का अधिकार ये आर्टिकल अनुच्छेद 21 भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों को ये मूल अधिकार प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के 1 ये भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण अनुच्छेद 22 ये भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 ये भी भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को ये प्राप्त है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 ये भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को ये प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों के अंत से। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु एक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? तो अनुच्छेद 19 के 1 के तहत निहित है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता इकोनॉमिक इक्विलिटी समता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। देखते हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1 के ए में वर्णन किया गया है। शांतिपूर्वक हथियार रखने या सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 1 के बी के अंतर्गत वर्णन किया गया है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार 19 के 1 के सी के तहत रखा गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के डी में रखा गया है। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के ई के तहत रखा गया है। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार 19 के 1 के जी में रखा गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 के सी के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 के सी के तहत।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिभाषण से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के 1 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षित प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन से याचिका रिट दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त है? तो केशवानंद भारतीय बनाम केरलवाद 1973 के तहत। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार की अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस को आरक्षित प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 15 के 6 तथा 16 के 6 जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपबंध है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम यानी बॉन्डेड लेबर एबिलिशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 में पारित किया गया था। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 के तहत पारित किया गया था। अब देखते हैं मूल अधिकार और उससे संबंधित अनुच्छेद। समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में वर्णन है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णन है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णन है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। अब देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य था? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशी संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में किया गया है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रतिबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43 के क में।
भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निदेशक तत्व में निहित है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो केटी शाह का। अब देखते हैं नीति निदेशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 36 में क्या वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 36 कहता है नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में कहा गया है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। आय की असमताओं को कम करने का प्रयास किया गया है अनुच्छेद 38 के 2 के तहत। आय की असमताओं के कम करने का प्रयास किया गया है अनुच्छेद 38 के 2 के तहत। अनुच्छेद 39 के क में कहा गया है पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 के क कह रहा है कि पुरुष या स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 के ख कहता है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व या नियंत्रण इस प्रकार हो जिसे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्त हो। अनुच्छेद 39 के अनुच्छेद 39 के घ कहता है पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 के घ अनुच्छेद 39 के घ कहता है पुरुषों व स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 के अंग कहता है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, ये VVI है। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन और अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में वर्णन किया गया है काम की न्याय संगत एवं मनोवित्त दशाओं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 में वर्णन किया गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 के क कहता है उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 के ख कहता है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रावधान को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 कहता है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में कहा गया है 6 से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 कहता है SC ST दुर्लभ वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार, स्तन और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध यानी मध्य शराबबंदी के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 48 कृषि तथा पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास अनुच्छेद 48 में कहा गया है। अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्यजीव की रक्षा के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 39 में वर्णन है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति अनुच्छेद 51 में वर्णन किया गया है। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निदेशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नीति निदेशक तत्वों को नैतिक तथा राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मूल अधिकार कानून के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब देखते हैं मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ USSR से। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार उल्लेखित है? तो भाग 4 के A में। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो भाग 4 के A में। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल अधिकारों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में गठित किया गया था।
भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को मूलतः किन दो वर्गों में रखा गया है? तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य के रूप में रखा गया है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य यानी मोरल ड्यूटी माना जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। महिलाओं के लिए समान सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 51 के क के 5 में वर्णन है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। अब देखते हैं नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। पहला में है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। 2 में कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोग रखें और उसका पालन करें। 3 में कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4 में कहा गया है देश की रक्षा करे और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5 में कहा गया है भारत के सभी लोगों के समरसता और समान भारतीत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसे प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6 में कहा गया है हमारी सामाजिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा पर महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7 में कहा गया है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। 8 में कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9 में कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10 में कहा गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। अब 11वां कहता है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो उसे शिक्षा के अवसर प्रदान करे। इस कर्तव्य को संविधान के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामलों में ऐसा कहा? तो विजय इम्यूअल बनाम केरल राज्य 1986 के मामले में कहा था। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामलों में ऐसा कहा था? तो विजय इम्यूअल्स बनाम केरल राज्य 1986 के मामलों में कहा था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985 से 86 को जनहित याचिका का जनक, फादर ऑफ PIL कहा जाता है। अब देखेंगे दोस्तों राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं। अनुच्छेद 58 यानी क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? वो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम एज 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, किसी लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल षटकोणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर करते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने समर्थनों के द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 निर्वाचकों के द्वारा किया जाना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेगा। राज्यों के विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, परित्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्तियां, वैकेंसी ऑफ पोस्ट 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है।
संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती है? तो अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति कोई भी विषय पुनर्निर्वाचन के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्राप्त किया गया है। राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकती है? तो अनुच्छेद 111 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकती है? तो अनुच्छेद 111 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों को निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो अनुच्छेद 160 के तहत। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 53। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 57। पुनर्विचार के लिए पात्रता, अनुच्छेद 57। पुनर्विचार के लिए पात्रता, अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, अनुच्छेद 59। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिक्रिया, अनुच्छेद 60 में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 62। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीतियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 72। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 72। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 73। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामलों में क्षमा दान करने का शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो, पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को निहित है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकारी। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल अथवा प्रशासन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दिल्ली व पांडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह युक्ति किस पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं।
द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रथम आदिवासी द्वितीय महिला स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले प्रथम और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करने वाले पदाधिकारी संघ के मंत्री यूनियन मिनिस्टर्स, राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत के राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करते हैं। राज्य के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है परंतु वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस विषय पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। विद्रोह रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी। निर्विद्रोह रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से जिनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से था, बराहगिरी वेंकट गिरी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा? तो बराहगिरी वेंकट गिरी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण करने के दिन से 5 साल तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस एफ हिदायतुल्ला। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप से कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला। धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 14वां। श्री रामनाथ कोविंद भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 14वां। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबे अवधि 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थिति: जब दंड सेना न्यायालय द्वारा किया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्युदंड हो। अब देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित, इलेक्टेड एवं मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो भारत के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 में क्या वर्णन किया गया था? अनुच्छेद 63 भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति अनुच्छेद 64 में वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति अनुच्छेद 64 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 में वर्णन किया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति की पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उसे संबंधित विषय। अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उसे संबंधित विषय। भारत के उपराष्ट्रपति एक में देखते हैं उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक रहे थे। 2 में है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक रहे थे। 3 में है श्री बराहगिरी वेंकट गिरी 1967 से 69 तक रहे थे। 4 में है श्री गोपाल स्वामी पाठक जो 1969 से 74 तक रहे थे। 5 में है बी.डी. जत्ती जो 1974 से 79 तक रहे थे। 6 में है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला जो 1979 से 1984 तक रहे थे। 7 में है
श्री आर वेंकटरमन जो 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। 8 में है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो 1987 से 1992 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। 9 में है श्री आर के नारायणन जो 1992 से 97 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। 10 में है श्री कृष्णकांत जो 1997 से 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। 11 नंबर में है श्री भैरव सिंह शेखावत जो 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। 12 क्रम में है डॉक्टर हामिद अंसारी जो 2007 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। 13 में है श्री मोप्पावाराथु वेंकैया नायडू। 13 नंबर में है वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति 2017 से 2022 तक रहे हैं। 14वें नंबर में है श्री जगदीप धनखड़ जो 2022 से अब तक है। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति संबंधित पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्यता भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो उपराष्ट्रपति के। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो उपराष्ट्रपति को। अब देखते हैं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की तुलना। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली पांडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। 3 में है राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। अब देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति था लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते थे और उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत या निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है। उपराष्ट्रपति का